आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स। क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स में सबसे जो पहला पार्ट है पार्ट ए, उसमें आपका टॉपिक का नाम है फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब ये टॉपिक में आपके 3 सब चैप्टर्स हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है फोर्स, दूसरा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, और तीसरा चैप्टर है मशीन्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर पार्ट ए का फोर्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला टॉपिक है आपका फोर्स में मोमेंट ऑफ फोर्सेस। अब जैसे हमने क्लास 9th में पढ़े थे, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू अ रिजिड बॉडी, रिजिड मतलब कोई फिक्स बॉडी, जैसे ये डस्टर है, दिस डस्टर इज अ रिजिड बॉडी, दिस इज अ फिक्स बॉडी, इसका एक फिक्स शेप है, एक फिक्स साइज है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी इट कॉजेज मोशन ऑफ अ बॉडी। जब मैं ये डस्टर को फोर्स अप्लाई करूंगा, जब मैं ये डस्टर को कोई भी इससे फोर्स अप्लाई करूंगा, राइट, तो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये डस्टर मूव हो रहा है। So when force is applied on a rigid body, it causes the motion of body. When force is applied to a non-rigid body, non-rigid body मतलब क्या, जैसा आटा, डो, ठीक है, या कोई ऐसा सॉफ्ट बॉडी जो एकदम रिजिड नहीं है, जिसका शेप एंड साइज फिक्स नहीं है, जब उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब क्या होता, इट विल कॉजेज चेंजेस इन शेप एंड साइज। आटा जो डो रहता है, डो को क्या करते हैं हम, जब फोर्स लगाते हैं, हम जब उसको कंप्रेस करते हैं छोटा भी हो जाता है, और जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते खींचते हैं तो ये चलते वो बढ़ता है। सेम आपका रबर को जब हम कंप्रेस करेंगे छोटा हो जाएगा, जब उसको पुल करेंगे तो वो एक्सपांड होगा। तो वैसे ही है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू अ नॉन रिजिड बॉडी इट कॉजेज द चेंज इन शेप एंड साइज। द नेक्स्ट पार्ट व्हिच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9 वाज force when applied on a body is defined as the rate of change of linear momentum. It is defined as the rate of change of linear momentum. अब देखिए यहाँ क्या किया मैंने, F बार लिखा है, और इसके बाद भी देखो मैं V के ऊपर एक बार देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, F bar is equals to dp by dt, where P is what? P is your momentum. तो it is equals to nothing but del mv by dt, और F is equals to mass into acceleration. तो ये हमारा डेरिवेशन था जो हम क्लास 9 में पढ़े हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो ये जो ऊपर जो मैंने एरो बनाया है, ये क्यों एरो बनाया है, बिकॉज इट इंडिकेट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन डिपेंडेंट है। वेक्टर क्वांटिटी दो टाइप के क्वांटिटी रहते हैं, स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या रहता है, जो डायरेक्शन पे बेस्ड नहीं रहता, जैसे मास मीन्स व्हाट, एक आपके पास एक सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल है, ठीक है, वो डायरेक्शन बेस्ड नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में रख दो वो चीज को तो उसमें उतना पार्टिकल हमेशा रहेगा। सो मास इज योर स्केलर क्वांटिटी, लेंथ इज योर स्केलर क्वांटिटी, लाइक दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर इसका एसआई यूनिट जो है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन, राइट, और केजीएफ दैट इज किलोग्राम फोर्स, वेर 1 kgf क्या होता, 1 gn। g क्या है, g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट, समझ में आया इतना टॉपिक। सो टाइप्स ऑफ मोशन। अभी ये टाइप्स ऑफ मोशन के 2 टाइप रहते हैं। पहला टाइप आपका ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन, दूसरा आपका रहता है रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर अगर कोई आपका एक ब्लॉक है, क्लियर। अब ये ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूँ, ये ब्लॉक को धक्का दे रहा हूँ, ये ब्लॉक को मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ब्लॉक को अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये कौन से दिशा में जाएगा, इसका ये डायरेक्शन में क्या रहेगा, इसका मोशन होगा। क्या होगा, ये डायरेक्शन में इसका मोशन होगा। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या रहता है, ट्रांसलेशन या लीनियर मींस व्हाट, जब हम कोई भी, ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई भी एक ब्लॉक है, समझ लो ईंट है या कोई भी आपका ग्राउंड सरफेस है, उसमें आप एक फोर्स अप्लाई कर दो,
जब आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो एक ही डायरेक्शन में और वो एक डायरेक्शन में सरकते जा रहा, एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो सरकते जा रहा, तो उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन। सो व्हेन तो इसका एग्जैक्ट theoretical स्टेटमेंट क्या है, whenever a force is applied on a stationary or a rigid body, when a force is applied on a stationary rigid body which is free to move, the body starts moving in a straight path. when a force is applied on a rigid body, ठीक है, तो और वो फ्री टू मूव होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूव नहीं होगा। जब हम एक रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, धक्का मारेंगे, तो वो कैसे सीधे लाइन में ही उसका मोशन होना चाहिए। सो दैट विल बी कॉल्ड एज योर लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन। दूसरा टॉपिक होता है, दूसरा पार्ट है इसका, क्या है, मोशन का, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल क्या होता है, इफ अ बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट ऑफ फोर्स, मतलब अब ध्यान दो, अभी सेकेंड है हमारा रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन तो समझ गया, ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन आपका ये हो गया कि एक रिजिड बॉडी को मैंने धक्का मारा, वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा। लेकिन क्या है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन क्या होगा है, होगा आपका कि कोई भी एक बॉडी पिवोटेड एट अ पॉइंट एंड द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एट अ सुटेबल पॉइंट, इट रोटेट्स एंड द बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पिवोटेड पॉइंट। मतलब क्या है, अभी देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका एक डिस्क है, ठीक है, ये यहाँ पिवोटेड है, ये क्या है, ये जो डॉट दिख रहा है ना, ये डॉट क्या है, ये पिवोटेड है, PIVOTED, पाइवोटेड है, ठीक है। और अभी इसको क्या करूंगा मैं, इसको मैं एक फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये पिवोटेड मतलब क्या है, ये पिवोट ही हो गया, क्या इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो जब एक बॉडी आपका पिवोटेड है, ठीक है, तो पिवोटेड है और उस पर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये कैसा मूव होगा, ये ऐसा मूव होगा, ठीक है। अगर मैं ये ऐसा मूव होगा, अगर मैं फोर्स ऐसा अप्लाई करूंगा तो ये कैसा मूव होगा, ये ऐसा मूव होगा। मतलब क्या हो रहा है, ये एक ही एक्सिस पे एक ही पॉइंट से या तो ऐसा मूव होगा नहीं तो ऐसा मूव होगा। समझ में आया, जो आपका बॉडी पिवोटेड है तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यही एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो मूव होगा। समझ में आया, सो दिस इज कॉल्ड एज योर रोटेशनल। व्हेन अ बॉडी इज पिवोटेड एट अ पॉइंट and the force is applied on a body at a suitable point, force is applied pivoted at a point and a force is applied at a suitable point, this point or this point, ठीक है, so it will rotate about the axis passing through the pivoted point, so this will be called as your rotational motion, ठीक है। अब रोटेशनल मोशन में क्या होगा, अभी रोटेशनल मोशन का आगे का पार्ट है मोमेंट। अभी यहां से जो पार्ट शुरू हो रहा है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका इक्विलिब्रियम है, इसी से रिलेटेड आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बाकी सारे चीजें हैं, ठीक है, ओके। सो आगे का टॉपिक है हमारा मोमेंट या टर्निंग इफेक्ट, ठीक है, मोमेंट या टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और अ टॉर्क, इसी को हम टॉर्क बोलते हैं। समझ में आया, ठीक है। नाउ द टॉपिक इज मोमेंट और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क, इसी को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, दिस इज वन बॉडी, राइट, और ये क्या है, ये बॉडी को मैंने क्या किया, पिवोट किया, ये बॉडी को मैंने क्या किया, पिवोट करके रखा, क्लियर। अब अगर ये बॉडी को मैं एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दूंगा, दिस इज योर फोर्स, क्लियर। अब ये पिवोट है, पिवोट मतलब ये पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स दूंगा तो ये फोर्स ये चीज को, ये बॉडी को हटा नहीं सकेगा, गॉट इट। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स दूंगा तो ये बॉडी को हटा नहीं सकेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो एक्चुअली देखा जाए तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको फोर्स, ये बॉडी को, एक रिजिड बॉडी को एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मार रहा हूं तो ये सीधा मूव नहीं होगा, इट विल नॉट मूव, ये डायरेक्शन में जो है, ये डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल नहीं है, लीनियर मोशन इज नॉट पॉसिबल हियर। देन व्हाट इज द कंडीशन, अब मुझे देखना है कि फोर्स कहां लगाना है। अभी अगर यहां तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी अगर मैं फोर्स यहां लगाता हूं,
तो ये कैसा मूव होगा, ऐसा आएगा। या अगर मैं फोर्स यहां लगाता हूं तो ये ऐसा घूमेगा, या अगर मैं फोर्स ऐसा लगाता हूं तो ये ऐसा घूमेगा, या अगर मैं फोर्स ऐसा लगाता हूं तो ये ऐसा घूमेगा। आफ्टर ऑल मेरे कहने का मतलब है ये घूमेगा कैसे, कौन से एक्सिस में, ये एक्सिस लेगा आपका हमेशा एक्सिस में, इसको अलग कलर से बताऊंगा आपको, ये एक्सिस लेगा ये, दिस इज व्हाट, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज कॉल्ड एज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आया, क्लियर। अभी ये जो टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क है ये किसने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपके बुक में लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी ऑन द बॉडी, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये फोर्स है, फॉर एग्जांपल ये मेरा फोर्स F1 है, क्लियर, राइट, और ये पिवोटेड इधर है, तो फोर्स F1 इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब ये फोर्स कहाँ है, ये पिवोटेड है, मतलब ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से समझ लो ये डिस्टेंस है D1, फोर्स अप्लाई कर रहे, कहां अप्लाई कर रहे, पिवोट से D1, क्लियर। सो व्हाट विल बी योर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इट विल बी योर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, और टॉर्क ये क्या रहता है, इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक, ये फोर्स ऐसा है, ठीक है। अब देखिए क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला मैंने, ये फोर्स ऐसा है और ये डिस्टेंस ये है, तो ये देखिए ये क्या एंगल बना रहा, 90 डिग्री का राइट एंगल, क्या एंगल बना रहा है ये 90 डिग्री का राइट एंगल, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है D1। समझ में आया, क्लियर हुआ ये चीज। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी इज नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स and the perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation। क्लियर हुआ। अभी इसका बुक आपके टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन लिखा है हुआ है वो एज इट इज मैं रीड कर रहा हूं, जो मैं आपको समझा दिया हूं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क अप्लाइड ऑन अ बॉडी। सो मोमेंट ऑफ फोर्स इज व्हाट, इट विल बी फोर्स applied force into your perpendicular distance, that is D1, ये केस में। और अगर समझ लो मेरा अगर ये देखना चाहूँ कि F2, ये मेरा F2 फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स आपको यहाँ दिक्कत जाती है तो ये लिखो, यहाँ F2 फोर्स है और ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, सपोज D2। सो इसका तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या रहेगा, ये तो ऐसा मूव हो रहा है, लेकिन अब ये यहां से लगा रहे तो ऐसा मूव हो रहा है ये डायरेक्शन में, तो इसमें क्या होगा, इसमें मोमेंट ऑफ फोर्स विल बी इज इक्वल्स टू फोर्स F2, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी योर D2। गॉट इट, समझ में आई ये चीज, ठीक है। अभी द मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, द मोमेंट ऑफ फोर्स बुक का डेफिनेशन है, the moment of force is equals to the product of the magnitude of force and perpendicular distance of the line of action of force from the axis of rotation। मतलब मैथमेटिकली क्या रहता है, मैथमेटिकली क्या रहता है, जो अच्छी तरह मैं आपको बता रहा हूं, मैथमेटिकली क्या रहता है, देखिए अब इसका मैथमेटिकल व्यू क्या है, मैथमेटिकली your moment of force is equals to force into perpendicular distance, force into perpendicular distance।
ठीक है, मतलब दिस इज फोर्स और ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो दिस इज विल बी आर मैथमेटिकल थिंग. तो फोर्स इज, इफ योर फोर्स इज 5 न्यूटन 5 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ लो 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर है, तो 5 इंटू 5. समझ में आया? दैट विल बी योर मोमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था. यूनिट ऑफ फोर्स क्या है आपका? न्यूटन में लिखा जाता है. क्लियर? सो तो लेकिन अब ये यूनिट ऑफ मोमेंट, इसका यूनिट क्या रहेगा? इसका यूनिट क्या रह सकता है? इसका यूनिट रहेगा आपका यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स. ऐसा यूनिट क्या रहेगा इसका? फोर्स का क्या है यूनिट? न्यूटन. और डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर. तो मोमेंट ऑफ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर. तो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज व्हाट? यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज योर न्यूटन मीटर. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर. ठीक है, तो कंप्लीट उसका ऐसा यूनिट क्या आ गया आपका? न्यूटन मीटर. गॉट इट? समझ में आया? और ये उसका ऐसा यूनिट है. सीजीएस यूनिट क्या रहता है? सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? डाइन सेंटीमीटर. इट इज कॉल्ड एज योर डाइन सेंटीमीटर. क्लियर? बट फोर्स इज और एक चीज है आपका, जो फोर्स आप मेजर करते हो ये ग्रेविटेशनल यूनिट में मेजर करते हो. किस में मेजर करते हो आप? ग्रेविटेशनल यूनिट में उसको मेजर करते हो. तो उसका क्या होना है यूनिट? तो उसका यूनिट क्या होना चाहिए? इट विल बी केजीएफ सेंटीमीटर. तो फोर्स इज मेजर्ड इन ग्रेविटेशनल यूनिट. देन द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इन ऐसा यूनिट इज व्हाट? यूनिट ऑफ फोर्स in ऐसा यूनिट when gravitation is considered. When your gravitation is considered, ये क्या होगा आपका? केजी एफ सेंटीमीटर. इट विल बी योर केजीएफ सेंटीमीटर. ठीक है, किसमें होगा ये? केजीएफ सेंटीमीटर. केजीएफ सेंटीमीटर कौन सा यूनिट है? सेंटीमीटर वर्ड आ गया तो सीधा बोल देना कौन सा यूनिट है. इट इज योर सीजीएस. और अगर यही मैं लिखूंगा केजीएफ मीटर, तो ये कौन सा यूनिट है? एमकेएस यूनिट. समझ में आया? केजीएफ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वर्ड आ गया तो क्या होगा? सीजीएस यूनिट. और केजीएफ मीटर, मीटर वर्ड आ गया तो कौन सा ये हुआ? ये दिस विल बी योर एमकेएस यूनिट. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रिलेशन. क्या रिलेशन है? 1 न्यूटन मीटर. एक रिलेशन है. ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज योर सिंपल स्मॉल शॉर्ट डेरिवेशन. एक रिलेशन है, एक छोटा सा रिलेशन क्या रहेगा? वन रिलेशन वी विल डू कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू व्हाट? 10 to the power 5 डाइन into what? 10 to the power 2 सेंटीमीटर. 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन into 10 to the power 2 सेंटीमीटर. इसको क्या कहेंगे? 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर. ये आपका स्टैंडर्ड रिलेशन है. दिस इज योर स्टैंडर्ड रिलेशन. 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन into 10 to the power 2 सेंटीमीटर. दैट इज इक्वल टू 10 to the power 7 डाइन सेंटीमीटर.
clear, and 1 kgf 1 kgf is equal, 1 kgf m 1 kgf m is equals to what? 1 kgf fm is equals to 9.8, it is equals to 9.81 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो 1 kgf m is equals to 9.81 न्यूटन मीटर, एंड 1 ग्राम 1 gf सेंटीमीटर, 1 gf सेंटीमीटर is equals to what? 1 gf सेंटीमीटर is equals to 989 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 gf सेंटीमीटर इज 1 gf सेंटीमीटर इज दिस।